बोर्डावर काय लिहिलंय अजिबात दिसत नाही का? गुड 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 दिसते म्हणजे चांगली गोष्ट. पेन चेंज करू पाहू आपण एखाद्या वेळेस निळा काळा. ऑलराइट, जिथं थांबलो होतो तिथून सुरू करू. जहां पे स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे. 157 पे हमने रोक दिया कल, है ना? 157 क्या था? एफआईआर हो गया. एफआईआर होने के तुरंत बाद का प्रोसीजर क्या होगा? एफआईआर होने के बाद वो पढ़ के उसको सुनाया गया जिसने इन्फॉर्मेशन दी इन्फॉर्मंट को. ज्याने माहिती दिली त्याला माहिती वाचून दाखवण्यात आली की काय लिहिलेलं आहे. माहिती वाचून त्याला दाखवल्याच्या नंतर एक कॉपी फाडून त्याला फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देण्यात आली टू द इन्फॉर्मंट. देन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इमीडिएटली दूसरा उसका एक्शन है कि वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगा एंड देन ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट. यानी कि जिस जगह पे टू द स्पॉट, जिस जगह पे क्राइम हुआ है, ज्या ठिकाणी गुन्हा घडलेला आहे वहां पे हो जाएगा. वो खुद जाएगा और ही विल डेप्यूट सम अदर ऑफिसर हु इज जूनियर टू हिम और सबऑर्डिनेट टू हिम. तो वो खुद या किसी अधिकारी को वहां भेज देगा और वहां जाने के बाद उसको दो काम करने के लिए बोला गया था. एक डिस्कवरी मतलब होता है ढूंढो कुछ मिलता है क्या वहां पे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करो. इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2H में बताया मैंने आपको. इन्वेस्टिगेशन, अब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा है अरेस्ट भी. इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा अरेस्ट भी इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा होता है. तो इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है. इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस अधिकारी, मतलब क्या करेगा? एग्जैक्टली क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा मतलब क्या करेगा? एविडेंसेस कलेक्ट करेगा. जो भी एविडेंस उसे मिलता है, जे काही पुरावे त्याला सापडतात ते तो कलेक्ट करायला सुरू करेगा. एक तो डिस्कवरी करेगा. डिस्कवरी भी उसी का हिस्सा है. डिस्कवर वेदर द ऑफेंस एक्चुअली हैपेंड और नॉट. ढूंढो, शोध लेने, है ना? ढूंढो कि सच में ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है. उस जगह पे जाने के बाद ही पता लगेगा ना. टू द स्पॉट, इंफॉर्मेशन बताने वाले ने बताया होगा कि नहीं कहां पे ऑफेंस हुआ है. मर्डर हुआ तो कहां पे हुआ है उसकी जगह. ऐसा नहीं कि मर्डर हुआ है बस पता नहीं कहां हुआ. कहां हुआ शायद ये भी हो सकता है ना कि पता है भी नहीं, लेकिन आखिरी डेड बॉडी कहां है. जहां डेड बॉडी है वहां पे क्राइम सीन होता है ना. तो वहां पे वो खुद चल के जाएगा. और 157 ने कहा कि दो चीजें आपको, एक तो डिस्कवरी करनी है, डिस्कवर, या फिर दूसरा विच इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा अरेस्ट करना है. ठीक है, अरेस्ट करो. तो अरेस्ट क्या है? व्हाट इज अरेस्ट? अच्छा, टेकिंग अ पर्सन इन कस्टडी. क्या कस्टडी अरेस्ट होता है? अरेस्ट बेसिकली दो प्रकार का है. एक है लीगल अरेस्ट और दूसरा है इलीगल अरेस्ट. आपने बोला टेकिंग अ पर्सन इन कस्टडी इलीगली भी हो सकता है. अभी मैंने अगर आपको पकड़ लिया तो ये भी कन्फाइनमेंट ही हो गया, लेकिन अरेस्ट नहीं हो सकता है. अरेस्ट, कस्टडी, confinement, apprehension. These are the four similar words. चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको. ऊपर एक लाइन होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए. ऊपर एक लाइन होगा, टोटल डिप्राइवेशन ऑफ अ पर्सन्स पर्सनल लिबर्टी इज कॉल्ड एज अरेस्ट, एप्रीहेंशन, तीसरा कस्टडी और चौथा अपने कन्फाइनमेंट. सही आंसर क्या होगा? टोटल डिप्राइवेशन एक सवाल ही वेग है, क्योंकि मैं जब ऊपर लिख रहा हूं अरेस्ट दो तरीके के, दो प्रकार के होते हैं, लीगल, इलीगल. अब ये लीगल अरेस्ट फिर दो प्रकार की होती है.
लीगल अरेस्ट फिर दो प्रकार का होता है, एक है विदाउट वारंट, दूसरा है विथ वारंट। ऑनलाइन वाले ध्यान दो, बेस अगर समझ में आया, बाद में पूरा अरेस्ट पढ़ लिया। अच्छा, ये अरेस्ट कहां पर दिया हुआ है? अरेस्ट कौन से चैप्टर में? सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60 तक, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, सेक्शन नंबर 41 से लेके 60 तक, ठीक है। अरेस्ट, लीगल अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विथ वारंट। हु कैन अरेस्ट? अरेस्ट कौन कर सकता है? हु कैन अरेस्ट? अरेस्ट देखिए, एक तो अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, खुद पुलिस ऑफिसर करेगा। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट मतलब जो सरकारी अधिकारी नहीं है। आप, मैं क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट, ऑनलाइन अटेंड कर रहे, सामान्य रास्ते से जा रहा कोई भी व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है। आपको आज तक सिर्फ इतना बताया गया है दैट अ पुलिस ऑफिसर ओनली कैन अरेस्ट, लेकिन प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट मींस हु इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, अनिल राठौर, पूर्णिमा, ये अभी तक कहां थी? अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अब मैं एक बार पढ़ाने लग गया तो उस पर ध्यान नहीं है मेरा। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन का मतलब होता है, प्राइवेट मतलब ऐसा नहीं कि किसी के घर का, अपने बाप का है। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे प्राइवेट से ताल्लुक है, हु इज नॉट पुलिस ऑफिसर, हु इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। और तीसरा है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 में दिया है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन 43 में दिया है, अगर मैं सही लिख रहा हूं। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के मतलब काले गोरे नहीं। मैजिस्ट्रेट दो प्रकार के, एक मैजिस्ट्रेट होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल जो कि आप बनने जा रहे हैं, और दूसरा मैजिस्ट्रेट होता है एग्जीक्यूटिव, तहसीलदार, ठीक है। और इसके बाद हम जो चीज पढ़ेंगे, अरेस्ट हाउ मेड, कैसे किया जाना है। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट करने का भी कोई तरीका होगा। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट क्या है? अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सन्स पर्सनल लिबर्टी अंडर लीगल अथॉरिटी। ये लिख लो आप सब लोग, अरेस्ट का डेफिनेशन है ये। अरेस्ट ऑनलाइन वाले भी लिखो, किताब अगर पास में है, नोटबुक है। अरेस्ट मीन्स टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सन्स लिबर्टी, टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सन्स लिबर्टी अंडर लीगल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर लीगल अथॉरिटी, तभी वो लीगल अरेस्ट बनेगा। विदाउट लीगल अथॉरिटी अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, चाहे वो पोलीस ऑफिसर हो। अच्छा, तुम्ही तुमच्या मित्राला जर का पकडून रूम मध्ये ठेवून दिलं, अपने दोस्त को पकड़ के उसको रास्ते से वो जा रहा था, बोल रहा कि मैं जाकर मूवी देख के आता हूँ, तूने आपने बोल दिया कि तू मूवी देखने नहीं जा सकता मेरे बगैर, मुझे आज काम है, क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन, सुबह का शो देखने नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, उसको आपने रूम में कैद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया। आपने यहाँ पे डेफिनेशन में आ रहा है, आपने उसको टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी कर दिया, बट यू डोंट हैव लीगल अथॉरिटी।
आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ये इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बिकॉज दैट इज इलीगल। लीगल नहीं है, इलीगल है, बेकायदेशीर जलाऊंगा। वैसे ही पुलिस अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी आपके पास आया, आप रास्ते से जा रहे थे, उससे थोड़ी बातचीत हो गई आपकी, आपने भी उसको बोल दिया कि हाँ मैं भी जुडिशियल प्रिपरेशन करता हूं जेएमएफसी का, तो उसने बोल दिया जा रहे जा, बहुत देख ली तेरे जैसे जज। तो आपने बोल दिया तू तेरी वर्दी उतरवा के रहूंगा, तो जानता नहीं है मैं सूर्यवंशी के पास ट्यूशन लेता। तो उसने आपको पकड़ के जेल में डाला। उठे दोस्त मारा ही जाना क्या ये अरेस्ट पुलिस वाले को ऐसा लगा क्या है? मतलब पुलिस वाला आपका पड़ोसी है पीएसआई, और आप पड़ोसी से कुछ ही लोग होंगे जिनका पड़ोसी से बनता है या फिर थोड़ा रिलेशन अच्छा होता है। वैसे तो पड़ोसी होते ही वो वाले हाँ पड़ोसी मतलब वो वाले, मतलब हमको पसंद नहीं, वो वाले मतलब आप डेफिनेशन ना ढूंढने लग जाओ, वो वाले मींस वो वाले मतलब खराब लोग हैं, ऐसा हमारा मानना। एक्चुअली पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। अब मेरे पड़ोसी देखिए बहुत अच्छे हैं। मैं गाड़ी वहां उनके घर के सामने लगाता हूँ, आरसा इधर कर दिया उधर कर दिया, एक दिन हवा छोड़ दी। तो पीएसआई आपका पड़ोसी है, उसको लगा कि नहीं आज इसको तो जेल में डाल के छोड़ूंगा, ये बहुत परेशान करता है, और उसको दिखा दूंगा वर्दी का पावर क्या होता है। आपको पकड़ के जेल में डाल दो, इलीगल अरेस्ट करना। तो फिर अरेस्ट कब और कैसे किया जा सकता है, और जिसको हम लीगल अरेस्ट कहेंगे, लीगल अरेस्ट, क्योंकि अभी डेफिनेशन में क्या, दिस इज टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनस पर्सनल लिबर्टी। रिस्ट्रेंट मतलब उसको पूरा बन गया। अच्छा, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। अरेस्ट और कस्टडी में फर्क होता है। कस्टडी, एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, बट एवरी कस्टडी इज नॉट एन अरेस्ट। हर अरेस्ट कस्टडी होता है। अरेस्ट है मतलब अरेस्ट किया है, मतलब पुलिस वाले की कस्टडी में है आप, लेकिन आपके पास किसी की कस्टडी है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने उसको अरेस्ट किया है। एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, बट एवरी कस्टडी इज नॉट एन अरेस्ट। बच्चे की भी कस्टडी हो सकती है ना आपके पास। जैसे हम स्कूल में छोड़ के गए बच्चे को कि इसको पढ़ाओ, that child is under custody of that teacher, school master, headmaster. Custody may be of any goods. कस्टडी किसी चीज की भी हो सकती है ना, जैसे मोटरसाइकिल आपकी कस्टडी में है, बट अरेस्ट इज मेड ऑलवेज ऑफ अ पर्सन। व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। आप किसी मोटरसाइकिल को अरेस्ट कर लेंगे क्या? बट मोटरसाइकिल आपकी कस्टडी में हो सकता है, प्रॉपर्टी आपकी कस्टडी में हो सकता है। अरेस्ट इज ऑफ पर्सन, व्यक्ति को अरेस्ट, ये डिफरेंस है। आप गलती से भी मत बोलिए कि अरेस्ट इज कस्टडी, इसके आगे नहीं बोलना है। एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, बट एवरी कस्टडी इज नॉट एन अरेस्ट। कस्टडी में अरेस्ट में फर्क होता है। अरेस्ट व्यक्ति से अरेस्ट किया जाता है, कस्टडी वस्तु की भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है मतलब ही इज अंडर कस्टडी। अरेस्ट किया है मतलब पुलिस वाले की कस्टडी में ही होगा। जैसे पीसीआर में है तो पीसीआर है। पीसीआर क्या पढ़ा आपने आज तक? पीसीआर है मतलब क्या है? पुलिस कस्टोडियल रिमांड, पुलिस कस्टडी होती है। एमसीआर में है तो एमसीआर, मैजिस्टेरियल कस्टडी। तो अरेस्ट व्यक्ति का होता है, कस्टडी प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, लेकिन कस्टडी आप नहीं बोल सकते कि अरेस्ट मीन्स कस्टडी, ये गलत। Arrest is the deprivation of person's personal liberty under legal authority. Arrest is the restraint of a person.
किसी को रोका गया है, किसी को पकड़ा गया है। अरेस्ट करना मतलब जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे हाथ पैर बांध के ही रखना चाहिए। आगे पढ़ेंगे 46 में अरेस्ट हाउ मेड, 46 में पढ़ेंगे हम कैसे अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो फिर लीगल अरेस्ट और इलीगल अरेस्ट डिफरेंस, सबसे पहले मैं ये कुछ अरेस्ट पढ़ाने से पहले ही आपको बता रहा हूं। व्हाट इफ अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट इलीगली। इलीगल अरेस्ट के लिए आपके पास रेमेडीज क्या है, क्या करेंगे आप अगर इलीगल अरेस्ट किया है? मैं आपको पहले आपके अधिकार बता रहा हूं कि अगर देखिए, मैं बार बार अब आने वाले समय में, मतलब यहां से आगे जितना भी लेक्चर चलेगा, क्लास चलेगा, उसमें मैं आपको पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस इज गोइंग टू अरेस्ट। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस वेयर अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट और अ मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू अरेस्ट। यू माइट हैव सीन और heard from somewhere that a mob arrested a person and kept in custody and then after they called the police officer। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा जनरली, एक आध मामला होगा एक्सेप्शनली कि लोगों ने अरेस्ट किया है। आमतौर पे who is going to arrest? The police generally। so I will be referring the police officer। for example, पुलिस अधिकारी ने आपको गलती से अरेस्ट कर दिया, गलती से बोल रहा हूं मैं, गलती से या जानबूझ के अरेस्ट कर दिया, दोनों में अंतर है। तो उसमें लीगल अरेस्ट कौन सा होगा, इलीगल कौन सा होगा? मैं पुलिस का ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? जब पुलिस वाले को आपने बताया है कि मैं भाई अच्छा आदमी हूं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं अभी अभी रेलवे स्टेशन पे उतरा हूं, ये देखिए मेरा टिकट, कल रात 10 बजे मैं बंबई से निकला था, ऑफेंस औरंगाबाद में हुआ है 11:30 बजे, मैं 10 बजे की ट्रेन से बंबई से बैठा हूं, यहाँ दोपहर को रात के 2 बजे पहुंचा हूं, तो मतलब मैं गुनाह नहीं कर सकता? ये कर सकता हूं। रात के 10 बजे अगर बंबई से ट्रेन में मैं निकला, यहाँ पे 11:30 बजे ऑफेंस हुआ है औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में, दो नाम एक साथ जोड़ रहा हूं मैं, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। कर सकते कोई ऑफेंस? 11:30 बजे कोई ऑफेंस कर सकता है कि जो बंबई से निकला हुआ है, ट्रेन में बैठ के औरंगाबाद आ रहा है, छत्रपति संभाजी नगर बनने वाला है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और औरंगाबाद ही बोलने के लिए बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब बन जाएगा तब देख लेंगे। फिर भी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया आपको, क्या रेमेडीज है? हाँ, तो आपके पास रेमेडी क्या है? या फिर एक हाथ पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट करके जेल में रख दिया, 24 घंटे के बाद भी 3 दिन से वो पुलिस थाने में ही है, एक हेबियस कॉर्पस कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस दे दे, हैबियस है ना, हैबियस कॉर्पस कर सकते हैं आप। दूसरा रेमेडी क्या है? आप उसको 97 मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वो भी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, कलेक्टर जो भी हो। और तीसरा, आप उसके खिलाफ कॉम्पेंसेशन का केस कर देंगे, कॉम्पेंसेशन मांगेंगे कि आपने गलत अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन पुलिस वाले के पास इतना पावर है कि वो किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकता है। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि आई डोंट स्केयर टू द पुलिस, यू आर लाइंग, आप डरते नहीं हैं, ऐसा बोल रहे हैं मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद पुलिस को डरता हूं, क्योंकि मुझे सेक्शन 41 क्लॉज 2 पता है, आपको पता नहीं। अब देखिए, अरेस्ट कौन करेगा? अरेस्ट क्या है? 2 प्रकार का अरेस्ट है, लीगल, इलीगल। लेकिन पुलिस वाले के लिए ये 41 क्लॉज भी कुछ मायने नहीं रखता है, इसमें लीगल हो इलीगल हो,
फिर भी हम इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वेदर एन अरेस्ट इज लीगल अरेस्ट और इलीगल अरेस्ट। अरेस्ट विदाउट वारंट, बगैर वारंट के अरेस्ट कब होगा, उसके क्या ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। 13 ग्राउंड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। देयर आर 13 ग्राउंड्स। बांधे बेटा से बांधे 12 ही हो गए, ठीक है। देयर आर 13 ग्राउंड्स। रैंडम बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि वो कट टू कट 13 ही होंगे। आप काउंट करने को बैठ गए तो उसमें सर इसमें तो मिल नहीं रहे हैं, कितने क्लॉजेस है उसमें 41 में। 41 डील्स विद द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सेक्शन हम कहां पर पहुंचे अभी, एफआईआर होने के बाद दूसरा स्टेप क्या लिया गया, वो उस जगह पे जाना है, वहां देखना है, दूसरी चीज अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट करने के लिए निकल गया पुलिस ऑफिसर, विच इज द पार्ट एंड पार्सल। अरेस्ट भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, आप इस चीज को ध्यान रखें। अरेस्ट भी इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा है। अरेस्ट करना मतलब इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ठीक है। प्री ट्रायल प्रोसीजर है ये, प्री ट्रायल प्रोसेस। अरेस्ट प्री ट्रायल है। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट, अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट। विदाउट वारंट वो विद वारंट, क्या अंतर है दोनों में। विदाउट वारंट का मतलब क्या है, अथॉरिटी नहीं है। विदाउट वारंट का मतलब क्या है, अथॉरिटी नहीं है। विदाउट वारंट अथॉरिटी नहीं है। अरेस्ट बाय पुलिस सेक्शन 41 का टाइटल क्या है, When police may arrest without warrant means he has authority, उसके पास अथॉरिटी है ना। पुलिस अधिकारी कब अरेस्ट कर सकता है बगैर वारंट के, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जरूरी नहीं कि वो अरेस्ट करेगा, उसको ग्राउंड्स दिए हैं। सिर्फ इसी ग्राउंड के आधार पे सेक्शन 41 में सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर एफआईआर हो गया है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, सेक्शन 157 उसका प्रोवाइजो ये भी उसमें लगा कि पुलिस अधिकारी को, इफ पुलिस ऑफिसर बिलीव्स और इफ इट कम्स टू द police officer that no offense has been committed, this is a false complaint, false allegations have been made against the person, he will not proceed with the investigation of the case, he will not arrest any person। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको। लेकिन 41 में जो ग्राउंड्स दिए वहां पुलिस अधिकारी विदाउट वॉरंट अरेस्ट कर सकता है। लक्षात ठेवा, बिना वॉरंट कधी अरेस्ट केले जाऊ शकतं, बगैर वारंट के कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, आपको इसका अधिकार आपको पता होना चाहिए। बगैर वारंट सेक्शन 41 में इतने सारे ग्राउंड दिए हैं। पहला ग्राउंड है अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन हिज प्रेजेंस। इन हिज प्रेजेंस मतलब पुलिस अधिकारी वहां पे है, हिज प्रेजेंस। पोलीस अधिकाऱ्याच्या हजेरीमध्ये जर का एखादा दखलपात्र गुन्हा घडत असेल, यहां पे पुलिस अधिकारी है, उसके सामने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मार के उसका हाथ काट दिया, देन पुलिस वहां पे ये नहीं सोचेगा कि रुक जाओ भाई, मैं पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाता हूं, वारंट ले आता हूं, फिर इसको अरेस्ट करता हूं। नो, इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर इज गोइंग टू अरेस्ट। No order from the magistrate is required because an offense which is of cognizable nature has been committed in the presence of the police officer. पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में, उसकी वहां प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा है, then police is not going to seek any order from the magistrate. He has every authority. सेक्शन 41 का टाइटल ही बता रहा है, when police में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस अधिकारी कब बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है, कब कर सकता है, तो अगर उसकी मौजूदगी में, उसके सामने, त्याच्या हजेरीमध्ये, त्याच्या समोरासमोर, प्रत्यक्ष जेव्हा तो तिथे उभा आहे, त्याच्या समोर एखादा गुन्हा घडत आहे, तर तो पहिलं त्या व्यक्तीला अटक करून घेईल। ये क्लॉज पहला पढ़ लीजिए आप। 13 ऐसी चीजें हमको पढ़नी है। पहला क्लॉज पढ़ लीजिए आप। पहला क्लॉज सेक्शन 41 की शुरुआत पढ़िए आप। पुलिस ऑफिसर
एनी पुलिस ऑफिसर, यहां शब्द शब्द पर ध्यान रहे आपका, एक एक, क्योंकि जेएमएफसी की एग्जाम लिखने वाले तो इतना क्रूशियली चीजें ध्यान रखो, आपको पूछा जाता है एज पर सेक्शन 41 क्लॉज ये, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट हु इज, नीचे लिखा जाता है अबोव द रैंक ऑफ पीएसआई, बिलो द रैंक ऑफ पीएसआई, हु इज ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और नीचे लिखा होता है नन ऑफ द अबोव या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इसमें से एनी पुलिस ऑफिसर का मतलब होता है चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो पुलिस नायक है, चाहे वो एपीआई है, चाहे वो एएसआई है, चाहे वो पीआई है, चाहे वो कमिश्नर है, पुलिस ऑफिसर बोला है, एनी पुलिस ऑफिसर। पीएसआई की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, कोई भी टोपी कांस्टेबल आपको पकड़ सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर, अगर उसकी मौजूदगी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि दो लोग मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वाला पहले यहां इधर देख के चाय पी रहा था, जैसे ही लोग झगड़ने लग गए उसने मुंह फेर लिया और इधर देखकर चाय पीने लग गया, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है ना। धक्का मुक्की क्या रे मेरा है तेरा ऐसा ही ठीक है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एज नो अथॉरिटी अरेस्ट विदाउट वारंट, तो फिर वो काहे को दिमाग लगाया। और हम बोलेंगे देखो हमारे देश का पुलिस खराब हो गया, हमारे देश का पुलिस करप्ट है, हमारे देश का पुलिस गुनाह नहीं रोक रहा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है भाई, दो लोग झगड़ रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता होगा ना, ये भी नोटिस किया होगा आपने कि आपकी गली में रोज झगड़े चल रहे हैं और आपकी गली में 3 पुलिस ऑफिसर रहते हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं बोला कि झगड़ो मत, दे डोंट हैव अथॉरिटी। हाँ, आप किसी का हाथ पैर तोड़ दीजिए फिर देख लेंगे वो आप बोलेंगे अरे साहब आप तो हमारे पड़ोसी हैं, चल पुलिस थाने, बिकॉज यू हैव कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। उसकी मौजूदगी में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं बोलने पढ़ने दूं तभी ना, पूरा पढ़ लो, ये पूरा है। विदाउट एन ऑर्डर मतलब यही वारंट है आपका, ध्यान दीजिए। अरेस्ट एनी पर्सन who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। अगर cognizable offense करता है तो ठीक है, ऑलराइट, एक ग्राउंड समझ में आ गया। अब दूसरा ग्राउंड देखिए, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा ग्राउंड है, इसमें ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट मतलब वारंट है, एंड ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड जैसे मैजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि जाओ XYZ को उठा कर लाओ, ओरल भी दे सकता है ना। और दूसरा रिटन ऑर्डर, वारंट, ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। हाँ, मतलब वारंट मतलब आदेश भी दे सकता है, ऐसे बोल दिया कि जाओ XYZ व्यक्ति को पकड़ के लाओ, ये हो गया ऑर्डर, या फिर वारंट दिया है, अवेलेबल नॉन अवेलेबल। अब देखिए मैंने कल आपको प्रोसीजर पढ़ाया था, जज की किसी सपने में आया है क्या कि जज वारंट जारी कर देगा? वारंट तो तब होगा ना कि जब उसके पास एनसी का रजिस्टर गया है, फिर उसने वारंट जारी कर दिया कि इसको अरेस्ट करो। ऐसे जगह पे जहां कोई ऑफेंस हो रहा है, वहां पुलिस ऑफिसर है और वहां मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो ना उसको फोन करके पूछने की जरूरत है कि जज साहब मेरे सामने ऐसे एक मर्डर हो रहा है, क्या मैं उस मर्डरर को पकड़ लूं? विदाउट एन ऑर्डर, कोई भी आदेश की जरूरत नहीं है, किसी भी रिटन ऑर्डर यानी कि वारंट की भी जरूरत नहीं है। ऑर्डर नहीं चाहिए, बगैर वारंट के बगैर ऑर्डर के तुरंत अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा है पुलिस अधिकारी के। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा, इसमें एक नहीं 3 ग्राउंड्स बताए, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, reasonable complaint has been made or credible information has been given। और तीसरा अगेंस्ट whom, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि मुझे डर लगता है साहब, 41 क्लॉज बी का बहुत ज्यादा डर लगता है, और उसमें से ये तीसरा क्लॉज
इसका बहुत डर लगता है मेरे को, आपको नहीं लगता होगा क्योंकि आपको इसका मतलब मालूम नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। रीजनेबल, इसको जरा, ये बहुत प्रेशियस चीज है, बहुत पूर्ण है। प्रेशियस क्या बोलते हैं उसको? प्रेशियस, इंपॉर्टेंट। हाँ, रीजनेबल सस्पिशियन एक्सिस्ट। कोणत्या व्यक्तीला पोलीस विना वॉरंट अटक करून घेईल, तर एक असा व्यक्ती सापडला आपल्याला की जो पोलीस अधिकाऱ्याच्या हजेरीमध्ये तिथं गुन्हा करत आहे। ठीक है, एक ये व्यक्ति हमको मिला जिसके प्रेजेंस में, एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी के प्रेजेंस में कोई गुनाह कर रहा है तो पुलिस ने उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया बगैर वारंट, बगैर ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। A police officer may arrest without order from the magistrate or without warrant if any person commits an offense in the presence of a magistrate, sorry, in the presence of a police officer, in his presence बोला है, his का मतलब पुलिस अधिकारी, यहाँ कौन है? his, a police officer may arrest without warrant in his presence, his मतलब उसके presence में। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है, second person who can be arrested by the police officer without warrant against whom, जिसके खिलाफ, जाचा विरोधात, against whom, जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है। सेक्शन 2D में दी गई होगी कंप्लेंट। कंप्लेंट पढ़ते वक्त और पढ़ेंगे हम, पुलिस अधिकारी के पास भी कंप्लेंट होता है। मैंने शुरुआत में क्या बताया था? जनरल रूल इज कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड टू द मैजिस्ट्रेट, क्योंकि सेक्शन 2D की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कंप्लेंट। यहां शब्द कंप्लेंट आया है तो लगे हाथ डेफिनेशन भी देख लेते हैं ना, क्योंकि यहां अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, complaint has been made, complaint against whom a reasonable complaint has been। पढ़ने का तरीका धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। आपके सामने कोई अगर एक चीज आ जाती है तो उसको तुरंत उठा लो, आप जेब में डाल दो। उसके सामने कोई दूसरा चीज आया तो उसको पकड़ लो। ऐसे ज्ञान इकट्ठा करने के लिए तिनका तिनका जमा करना पड़ता है तो ज्ञान आता है। ज्ञान जमा करने का यही तरीका है, तिनका तिनका जमा करना है तो ज्ञान। आप नहीं कि एक दिन एक सारा समेट लेंगे। वो YouTube पे वीडियो देखा मैंने, एक छोटी बच्ची ऐसे किताब में हाथ फेर रही है और ऐसे कर रही है, और ये आप भी वही करते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले। आपको ये नहीं करना है ना कि ये अभी 3 महीना बचा है एग्जाम के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने वालों के लिए 4 दिन बचे हैं। तिनका तिनका देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? अ पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट if in his presence an offense has been committed by any person। दूसरा लिखा हुआ है अगेंस्ट whom, ऐसे व्यक्ति को पुलिस बगैर वारंट अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ, a person may be arrested against whom a reasonable complaint has been made, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट किया गया है। तो कंप्लेंट क्या होता है? सेक्शन 2D। Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action that a person whether known or unknown has committed an offense but does not include। क्या कंप्लेंट है क्या नहीं है? यहाँ तक कंप्लेंट हो गया, लेकिन उसमें क्या नहीं आता है? but does not include पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट नहीं होता है, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। Report made by police officer in case which discloses after investigation. After investigation, The commission of a non-compensable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. पुलिस ऑफिसर भी कंप्लेनेंट होता है। ये बहुत गहन चीजें हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब देखिए, आप, मैंने क्या बोला आपको कि कंप्लेंट मीन्स एलिगेशंस मेड टू द मैजिस्ट्रेट, है ना? मैजिस्ट्रेट के पास एलिगेशन किया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट के पास ही कंप्लेंट होगा। लेकिन पुलिस अधिकारी भी कंप्लेनेंट होता है कब? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर किया गया तो वो एफआईआर बाद में कंप्लेंट बन जाएगा।
इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये तो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। ये कैसे होता है? जैसे किसी के खिलाफ हमने 325 या 324 में केस कर दिया, 324 ये कॉग्निजेबल है, बाद में पता चला कि ये 323 है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसने मारा तो फ्रैक्चर हो जाना ग्रीवियस हर्ट है। बाद में पता लगा कि नहीं ऐसे कई बार देखा होगा ना कि आपका हाथ ऐसे बचता है, थोड़ा सा उन्होंने ये करके देखा और ये अंदर से टूट गया, बाद में पता चला कि बीच में कोई क्रैक नहीं है या कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, थोड़ा सा हल्का सा मार लगा था। ये तो 323 का केस है। फिर जो पुलिस अधिकारी है वो कंप्लेनेंट बन जाएगा और ये कंप्लेंट बन जाएगा। ठीक है, ये बाद की बात है, वी विल डिस्कस कंप्लेंट में और उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए कंप्लेंट का मतलब समझना था, कंप्लेंट समझ लिया हमने। कंप्लेंट क्या है? कोई भी एलिगेशन जो कि मैजिस्ट्रेट के पास दिया गया हो, लेकिन अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। इसका मतलब पुलिस वाले के पास भी अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर रिपोर्ट दिया है तो उसको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पहले एफआईआर किया गया था, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता लग रहा है तो वो कंप्लेंट बन जाती है। मतलब पहले कंप्लेंट ही थी, बगैर वारंट वो अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है। रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, चाहे वो मैजिस्ट्रेट के पास दी गई हो, चाहे वो पुलिस, लेकिन उस पुलिस अधिकारी को पता होना चाहिए कि इसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट की गई है। अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। लेकिन मैंने यहां दोनों ऑफेंस लिखे हुए हैं, तो इसमें से कौन सा चाहिए हमको? कॉग्निजेबल। नीचे लिखा हुआ है अगेंस्ट whom reasonable complaint and the police officer has a reason to believe। नीचे क्या लिखा हुआ है? क्लॉज बी में पुलिस अधिकारी को लगता है that he has committed a cognizable offense। समझ में आ रहा है कि नहीं? एफआईआर करते, एनसीआर करते समय तो एनसीआर ही किया गया उसके खिलाफ, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि नहीं उसने तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। लिखते वक्त उन्होंने अगेंस्ट whom reasonable complaint has been made, लिखते वक्त उन्होंने एनसीआर की कॉपी में लिख दिया, लेकिन पुलिस अधिकारी को ऐसा लग रहा है, पुलिस वाल्याजवळ जाऊन जर का माहिती देण्यात आली, पुलिस वाल्याजवळ जाऊन नॉन कॉग्निजेबल गुन्ह्याची माहिती देण्यात आल्याच्या नंतर पोलीस अधिकाऱ्याने ती माहिती एनसीआरच्या दप्तरामध्ये लिहून घेतली, परंतु पोलीस वाल्याला नंतर असं वाटलं की याने केलेला गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा आहे, म्हणून तो जाऊन त्याला बिना वॉरंट अरेस्ट करून घे। ज्यादा है डिफिकल्ट कुछ है नहीं। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि सर आपने तो डेफिनेशन पढ़ाया सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 2L में पढ़ाया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच पुलिस कैनॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यहाँ पे वो अरेस्ट विदाउट वारंट विद वारंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुझे क्लॉज बी का डर लगता है। और ये क्लॉज बी पुलिस अधिकारी को इतना पावर देता है, सिर्फ उसको ऐसे लगा, पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर को लगा, क्या लगा कि ये व्यक्ति जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट की गई है उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ऐसे उस पुलिस अधिकारी को लग रहा है। किया है कि नहीं वो बाद की बात है, सिर्फ उसको अभी लग रहा है। अब आपका बेलेबल ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कहां गया? उसको लगा ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन सर रीजनेबल सस्पिशन है ना। वही तो रीजनेबल सस्पिशियन मतलब कितना, कैसे तोलोगे आप रीजनेबल सस्पिशियन? रीजनेबल सस्पिशियन आधा किलो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, लीटर, 2 लीटर, कितना? और ये भी सस्पिशियन शब्द का मतलब होता है शक की बुनियाद पे। मुझे शक हुआ कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो मैं आपको अरेस्ट कैसे कर? शक तो मुझे आप पर हो रहा है कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, हालांकि आप 4-4, 8-8 घंटा रोज पढ़ाई करें। शक की कोई डेफिनेशन है जी महाराज? यहां लिखा हुआ है ना कि रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, और उसको लग रहा है दैट द पुलिस ऑफिसर हैज रीजनेबल सस्पिशियन। सस्पिशियन है मतलब उसको शक हो रहा है।
तो उसको रीजन भी देना पड़ेगा ना सर कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रीजनेबल। आपको क्यों लगा रीजन देना पड़ेगा? सिर्फ सस्पिशियन नहीं है वो, रीजनेबल सस्पिशियन है। हाँ, तो भी रीजन दे सकता है ना वो कि नहीं, वो थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया है तो मुझे लगा कि गुनहगार है। ये कोई रीजनेबल सस्पिशियन हो? हाँ? ये कोई रीजन है? कई बार ऐसा होता है ना, एकदम कोई काला आदमी है, बॉडी भी एकदम पाड़े से एकदम मजबूत है और हाइट भी 6-6.5 फीट है, उसके दांत ऐसे बाहर निकले हुए, मूंछें बढ़ा रखी है, आंखें लाल लाल है। इसका मतलब मर्डर उसी ने किया होगा क्या? बेचारा आदमी, वो सिर्फ दिखता वैसे है। मेरा एक सीनियर था कॉलेज में, वॉलीबॉल को वो ऐसे उठाता था, वॉलीबॉल। हम क्रिकेट का बॉल ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर झगड़े होते थे हॉस्टल में तो सबसे पहले भाग के रूम में जाकर रूम बंद करने वाला वो होता। मैं अपनी स्टोरी बता के ये नहीं जता रहा आपको कि यार कितना अच्छा सीनियर था इसका, मैं आपको तो इतना बता रहा हूं कि आप कैसे शक कर सकते हैं, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति गुनहगार है। हाँ देखिए, कई मर्डर हुआ है, एक व्यक्ति उस मर्डर सीन के आसपास अगर उसके हाथ में चाकू है, ब्लड स्टेन्स क्लोथ्स है, उसके खून लगा हुआ है, तो आप शक कर सकते हैं कि किसी ने गुनाह किया होगा। भले उसने किया है कि नहीं ये तो कोर्ट में साबित होगा, लेकिन पुलिस अधिकारी यहां सस्पिशियन कर सकता है, पुलिस अधिकारी को यहां लग सकता है कि दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निटिव ऑफेंस। ठीक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक सेक्शन है, सॉरी सेक्शन 41 क्लॉज 2 बहुत खतरनाक क्लॉज है ये। इट कैन बी यूज्ड एज, इसको बोलते हैं ना दुधारी तलवार, दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है इसको। पुलिस किसी को भी इसके आधार पे शक की बुनियाद पर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, और ज्यादातर मामले में इसका दुरुपयोग यानी कि गलत इस्तेमाल ही हुआ है। लेकिन इसके अलावा काउंटर मेजर कुछ नहीं है, क्योंकि ये अगर नहीं है तो पुलिस अपना काम ही नहीं कर सकता। पुलिस ये होना भी जरूरी है। दिस इज सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत बार सवाल उठाए गए, उसको बोला कि इसको हटाओ, ये पुलिस अधिकारी को अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है, किसी को भी अरेस्ट करते हैं। और जब उनको पूछा क्यों अरेस्ट किया तो बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पेंशन। हमको लगा बैग लेकर के जा रहा था, बैग थोड़ा भारी लगा, चाबी पूछा तो बोलता है कि चाबी गुम हो गया। सच में चाबी गुम हो गया, हमको लगा कि इसमें आरडीएक्स है, और उसमें क्या निकला, बीवी के कपड़े। उसके भरे देख लिए तो वजन बढ़ गया। अब जब खोल के देखा तो कपड़े 34 साड़ियां, इतनी साड़ियां एक ही बक्से में भर के लेके जा रहा। अब बताने से कतरा रहा है कि बीवी का बोझ उठा रहा है, बोलता है कि साहब कुछ नहीं है, साहब कुछ नहीं है, जाने दो क्या है। बताया, बाद में पता चला कि इसमें ये आरडीएक्स है, ये आरडीएक्स से कोई कम चीज है। साड़ियां 34। हमको लगा, मतलब पुलिस अधिकारी को लगा, क्या लगा कि इसमें ऐसा कुछ है, रीजनेबल सस्पिशन। तो ये खतरनाक क्लॉज है, ठीक है। हाँ, इसके आगे देखिए उन्होंने क्या किया है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। और तीसरा जो क्लॉज है उसमें अगेंस्ट हुम फिर से रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद और लेस देन 7 इयर्स और मोर देन 7 इयर्स। 7 साल, ये क्लॉज सी में है, 7 साल या 7 साल से ज्यादा, 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा। ये क्लॉज पढ़िए जरा, क्योंकि इसमें और भी आगे क्लॉज 1, क्लॉज 2 और ये बी सी डी ई आने वाला है इसमें, ए बी सी डी ई, ठीक है। वाचा 41 सी, who has been proclaimed as an officer। नहीं, ये बी में ही ये है ना।
अच्छा, ये इसी क्लॉज को पूरा नहीं किया आपने, इसको पूरा पढ़ो। क्लॉज बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, हाँ, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment हाँ, यही पर अच्छा होगा। for a term which may be less than 7 years, which may extend to 7 years, हाँ। whether 7 years, which may extend to 7 years, which is less than 7 years, जिसके खिलाफ ऐसा गुना। लेकिन इसके साथ साथ आपको अर्नेश कुमार का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? अर्नेश कुमार, इसके साथ साथ अभी गाइडलाइंस आया है अर्नेश कुमार का। या अर्नेश कुमार का केस क्या था, लेकिन देखिए अर्नेश कुमार का केस ओनली 498A को लागू होता था, 498A को लागू पड़ता था। 498A के मामले में बीवी अपना अभी बीवी का जिक्र किया था मैंने, बीवी झूठ का केस पति के खिलाफ कर रही है, बहुत सारे केसेस आ रहे थे। कोर्ट फाउंड दैट देयर इज मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। सिर्फ इतना बोल दिया कि सब्जी में नमक नहीं डाला आपने, तो फिर बीवी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोल दिया कि क्या दिन भर व्हाट्सएप चलाती रहती है, हाँ? तो फिर उसको गुस्सा आ गया और जाके पुलिस थाने में 498A क्रूएल्टी। ये कोई गुनाह है क्या कि अपनी बीवी को अपना पति बोल रहा है कि दिन भर क्या व्हाट्सएप चलाती रहती है, यूट्यूब में वीडियो देखती रहती है? ये क्रूएल्टी है। तो अर्नेश कुमार के केस में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो भाई, 7 साल से कम उम्र वाली सजा के जितने भी ऑफेंसेस है, 7 साल 7 years, लेस देन 7 years इम्प्रिजनमेंट वाले जितने भी 7 वर्षापेक्षा कमी शिक्षेचे जेवढे गुन्हे आहेत महाराज, इकडं जेवढे गुन्हे आहेत तेवढ्या गुन्ह्यांमध्ये एखाद्याला अरेस्ट करताना किंवा करण्यापूर्वी प्रायर अरेस्टिंग अ पर्सन, आप थोड़ा सा इंक्वायरी कर लो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि सच में ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ 41 क्लॉज बी में बताया है कि जिसके खिलाफ कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट कर दिया गया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शब्द का मतलब समझ में आया आपको? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब पुख्ता सबूत। क्रेडिबल मतलब पुख्ता नहीं होता है, क्रेडिबल मतलब हाँ, जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, विश्वासार्ह। क्रेडिबल माहिती म्हणजे उगाच माहिती। आता मी तुम्हाला माहिती दिली, मी आता रस्त्याने येत होतो, एका माणसाने एक बुक्की मारली, 50 लोक एकदाच जमिनीवर कोसळले। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। एक मुक्का मारने तो 50 लोग धराशायी हो गए। ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, ये इस पर भरोसा रख सकते हैं क्या आप? एक तो वो क्रिश होगा अपना शर्मा नहीं, ये क्रेडिबल नहीं है। पुलिस वाले को जाके यही बोल रहा है, या फिर पुलिस वाले के पास ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया, पुलिस वाले को जानकारी दिया गया कि साहब आपको पता नहीं है, वो चोरी करता है और बिजली के खंबे पे चढ़ के तारों से भागता है। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। आपने उसको देखा नहीं है साहब, वो ट्रेन से भी तेज दौड़ता है। दिस इज नॉट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल मतलब जिस पर पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाए। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जिसके खिलाफ दी गई है और जिस गुनाह के लिए 7 साल या 7 साल तक की सजा है। ये क्लॉज 2 बार आया है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर आपको टैली करना है तो एक बार क्लॉज सी भी पढ़ लीजिए आप, इसमें कनेक्शन, फिर बाद में घर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। क्लॉज बी और क्लॉज सी दोनों एक साथ पढ़ लीजिए, दोनों मतलब सिर्फ वो पैरा 1 पढ़ लीजिए बी का, पूरा सेक्शन 41 क्लॉज भी बहुत ज्यादा क्लॉजेस आते हैं, ये सारा उसमें है, सिर्फ बी और बी का पहला पैरा और सी या डी होगा। सी में तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, हाँ डी। एक ही चीज 2 बार आया है, 7 साल कहां पे सर? बी में अगेंस्ट टू क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, ये वाला बी, ये इधर बी
अच्छा बी ए, क्लॉज बी ये, हाँ बी ए, सॉरी हाँ बी ए, बी मध्ये पण आहे, बी ए मध्ये पण आहे. ए, हाँ हाँ पढ़ो. Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years. अब यहाँ मोर देन 7 इयर्स लिखा है, हाँ ऊपर लिखा था लेस देन लेस देन 7 इयर्स और अप टू 7 इयर्स, Extend to मतलब मोटे मोटे तौर पे आप कर लीजिए ना कि लेस देन 7 इयर्स, 7 साल से कम उम्र की, कम ईयर की सजा है, और दूसरे में लिख रहा है कि मोर देन 7 इयर्स, 7 प्लस. लेकिन दोनों में अंतर क्या है, या फिर एक ही चीज दो बार क्यों लिखी है? ढूंढ के बताओ दोनों में अंतर क्या है. दो बार 7 साल सजा का जिक्र क्यों किया गया है 47 सेक्शन 41 में? आप पढ़ेंगे तो पता नहीं लगे. हाँ ना, तो फिर 7 साल से ज्यादा, 7 साल से कम, दो बार जिक्र क्यों आया बगैर वारंट? पहला 7 साल पढ़िए, 7 इयर्स, अप टू 7 इयर्स. reasonable suspicion exists that he has उसमें सिर्फ सस्पिशियन है, इसमें credible information. credible information. क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दोनों में भी. उसमें सस्पिशन भी है, बाकी रीजनेबल कंप्लेंट भी है. The condition is service. In the quality. अच्छा बी में कंप्लेंट, बी ए मध्ये Credible. against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense. और यहां पर क्या लिखा हुआ है? So इसमें सस्पिशन है बस कि उसने किया होगा cognizable offense. दूसरा वाला क्लॉज किधर गया? हाँ, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense. और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed. अभी श्योर नहीं है सर, ऊपर श्योर नहीं है. ऊपर सिर्फ जानकारी मिली है, नीचे श्योर उसने गुनाह किया है, he has committed. गुनाह हो गया. ऊपर सिर्फ ऐसा उसको लग रहा है, क्लॉज बी में उसको सिर्फ लग रहा है कि उसने गुनाह किया है, यहां पे उसने गुनाह कर दिया है, ऐसी जानकारी उसको मिली. मतलब वहां आइडेंटिफाइड व्यक्ति है क्लॉज बी ए में, और क्लॉज बी में अनआइडेंटिफाइड है. वरचं एनसी मध्ये येईल सर. वरचं जे क्लॉज बी मध्ये सांगितलेलं ते एनसी मध्ये रिजनेबल कंप्लेंट हॅज कॉग्निजेबल ऑफेंस असल्यावर एनसी कसं काय येईल? वहां तो एफआईआर हो सकता है ना बाद में. वरती सर. कॉग्निजेबल शब्द आला म्हणजे एनसी नाही होता है. कॉग्निजेबल शब्द आहे ना वरचं पूर्ण वाचा बी क्लॉज. ठीक है, दोनों में ये अंतर है कि यहाँ व्यक्ति आइडेंटिफाइड है, उसको मालूम है कि इसने गुनाह किया है, ऐसी जानकारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई है. क्रेडिबल Multiple as a credible information. है, लेकिन उसको लग रहा है. ऊपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शब्द ऊपर भी आया है, लेकिन उसको सिर्फ सस्पिशियन है, लग रहा है. It's not sure. Sir, all are there, sir. तो यहाँ पे व्यक्ति आइडेंटिफाइड है कि एक्स के खिलाफ ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसको लग रहा है कि इसने गुनाह किया है, ऐसा उसको लग रहा है. लेकिन रैंडमली 10-15 लोगों में से किसी एक पर उसको शक हो रहा है, तो वो क्लॉज बी में आ रहा है ऊपर, और ये क्लॉज बी ए में आ रहा है.
that he has committed an offense. यहाँ व्यक्ति जनरलाइज है क्लॉज बी में, और क्लॉज बी ए में व्यक्ति मिल गया कि हाँ यही है वो, इसी ने गुनाह किया है. क्लॉज बी मध्ये तो व्यक्ती बद्दल कंप्लेंट केलेली असेल, कंप्लेंट के लिए रीजनेबल किंवा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर सस्पिशियन है. तर मग तो आयडेंटिफाइड होईल ना सर, तो आयडेंटिफाइड हाँ, जिसके व्यक्ती के खिलाफ, त्यामुळे तो identified लेकिन वो वही नहीं है. फक्त शंका आहे त्याच्यात. उसने उसके भाई को भी पकड़ लिया, शायद ये भी हो सकता है. हमको अरेस्ट करना है बगैर वारंट. तो ग्रुप है सर, और किसी ने आगे बताया कि ये हो सकता है, ए में बी में नहीं. बी में गए. तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, किसी को भी पकड़ लेगा वो. ठीक है, या दोनों में यही अंतर है. यहाँ पे गुनाह हुआ है, इसकी श्योरिटी उसको है. यहाँ पे सिर्फ अंदाजा लगा रहा है कि शायद इसने भी किया. ऑलराइट, ऑलराइट. अब देखिए, और ये अरेस्ट क्यों कर रहा है, उसके कारण बताए गए. क्यों? उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन. क्या प्रिवेंट करेगा? दूसरा ऑफेंस ना करे. अब देखिए, क्लॉज बी के नीचे ए बी सी डी, ए बी और 1 2 3 ए बी सी डी ई तक क्लॉजेस दिए हैं. एक 41 मध्ये, 41 एवढा अवघड पण नहीं है. सीधा सीधा पढ़ने पर, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा नींद आ रहा है. 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आपको क्लॉज बी वाचल्याच्या नंतर त्यातले हे क्लॉजेस वाचावं लागतं. क्लॉज बी क्या है? अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or reasonable credible information has been given or against whom a reasonable suspicion exists that a person has committed an offense. उसको पुलिस वाले को लग रहा है और उसको अरेस्ट करना जरूरी है बिना वारंट. अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं करूंगा बगैर, अब मैं पहले वारंट लेने जाऊंगा, तब तक ये भाग जाएगा, या फिर ये दूसरा कोई और ऑफेंस कर देगा, या फिर वो विटनेसेस को डराएगा धमकाएगा, या फिर एविडेंस मिटा देगा, या फिर जिसका कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहना, जिसको कोर्ट के सामने हाजिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 5 कारण से वो बगैर वारंट अरेस्ट कर रहा है. 5 कारण है कि उसमें ए बी सी डी ई. पढ़ो पहला. The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offence. Second, the police officer is satisfied that such arrest is necessary. अरेस्ट इज नेसेसरी. क्यों नेसेसरी है? Prevent such person from committing any further offense. उस व्यक्ति को रोकने के लिए, ताकि वो दूसरा ऑफेंस ना करे, इसलिए मैं बगैर वारंट उसको अरेस्ट करूंगा. उसको रोकना बहुत जरूरी है. एक. दूसरा, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. और तीसरा, To prevent such person from causing the evidence मैंने बोला था एविडेंस टैंपर ना करे, to disappear or tamper. या फिर डिसअपियर ना हो जाए. With such डिसअपियर म्हणजे एविडेंस मिटून टाकणे. एविडेंस टैंपर करना मतलब उसमें छेड़खानी कर देना. एविडेंस टैंपरिंग एविडेंस क्या होता है? छेड़छाड़ कर देगा. छेड़छाड़ करना मतलब जैसे इसने किसी को मारा है तो एविडेंस वहां पे पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है, तो धो देगा वो. या फिर कोई चाकू है, कोई तलवार है, तो डिसअपियर यानी कि गायब कर देगा वो. गायब मतलब कहीं पे ले जाकर दूर फेंक देगा, या फिर जला देगा. जिस लाठी से मारा है वो लाठी जला देगा. लाठी से सर पे मार दिया, खून कर दिया, वो लाठी जला दिया, तो क्या मिलेगा आपको? एविडेंस डिसअपियर कर देगा. इसलिए उसको बगैर मैं वारंट लेने कब जाऊंगा, कब आऊंगा, कब पकड़ूंगा उसको, तब तक ये एविडेंस मिटा देगा. या फिर जो विटनेसेस है उनको इंड्यूस, थ्रेट या फिर प्रॉमिस देके उसको डरा धमका के या पैसा देके. इसके आगे वाला यही लिखा, to prevent such person from making any inducement, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. any person इसने मर्डर किया, 2 लोग घर में आए, देखा, इन्होंने तो, इसने तो मर्डर कर दिया. इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास जा रहे हैं. तो इसने बोला देख तेरे 2 करोड़, तेरे 2 करोड़. आवाज बंद. एक तो बोल दिया ये, नहीं तो बोल दिया कि देख मैं कल ही ड्रीम मिलियन जीता हूं, तेरे 50 लाख, इसके 50 लाख, बस तू किसी को बताइए वो. नहीं तो फिर उसको भी गोली बंदूक दिखा दिया, देख
तू अगर पुलिस के पास गया तो समझ ले तेरा पूरा खानदान। अभी भी 5 गोलियां बची है, एक इसको मारी है, 5 में से एक तुझे, दूसरी तेरी बीवी और तीसरी तेरी बच्चे को, और चौथे में खुद मार लूंगा। मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे मैं डरता नहीं। डरा धमका ना सके, इसलिए उसको इमीडिएट अरेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये 5 कारण। एविडेंस डिसअपियर ना करे, जिसको कोर्ट में हाजिर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाग जाएगा भाई। लास्ट वाला क्लॉज में लिखा हुआ है फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ये अमेरिका चला जाएगा, फिर विजय माल्या बन जाएगा। लास्ट वाला क्लॉज ये क्या है? तो भाग जाएगा वो। जब कोर्ट के सामने उसका हाजिरी करना जरूरी है, हाजिर करना जरूरी है, तो वो हाजिर नहीं हो सकेगा, विजय माल्या बन जाएगा। विजय माल्या बन जाएगा मतलब आप तो सोच रहे हो कि अच्छी बात है, फिर बियर की फैक्ट्री खोल देगा, किंगफिशर का विमान चलाए, भाग जाएगा। और जब कोर्ट को जरूरत होगी तब उसको कोर्ट के सामने लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बगैर वारंट अरेस्ट हो रहा है, विदाउट वारंट। अच्छा, और भी क्लॉजेस दिए हैं, मैं ये 2 पे ज्यादा जोर दे रहा था क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल्स है। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहला, एक तो पुलिस वाले की हाजिरी में उसने ऑफेंस किया है। दूसरा, 3 कारण है जिस पर उसको शक हो रहा है। एक तो इंफॉर्मेशन दी गई है, कंप्लेंट दी गई है, या फिर सस्पिशन हो रहा है कि इसने ऑफेंस किया है जो कि कॉग्निजेबल है। अगर मैं उसको नहीं पकड़ता हूं, जिस गुनाह के लिए 7 साल का या उससे कम सजा है, या 7 साल से ज्यादा है, 7 साल से कम वाले गुनाह के लिए वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन वो हो सकता है, और 7 साल आइडेंटिफाई, 7 साल से ज्यादा उम्र का ऑफेंस उसने किया है, ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि यही व्यक्ति है जिसने गुनाह किया है और उसकी जानकारी मुझे मिली, तो फिर ये भाग ना जाए, या एविडेंसेस टैंपर ना करे, या फिर किसी को धमकाए या डराए ना, इसलिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है कोर्ट के सामने। या फिर दूसरा ऑफेंस ना करे, अभी एक मर्डर कर दिया है, अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं कर दूंगा तो दूसरा, क्योंकि दोनों बोला था कि प्रण लिया था कि पहले बीवी को खत्म कर दूंगा, फिर उसके लवर को खत्म कर दूंगा। अब इसने बीवी को तो निपटा दिया, हंसने वाली बात नहीं, सोसाइटी में यही होता, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। धोखा, आदमी कुछ भी सह सकता है लेकिन धोखा नहीं। आप उसको 2 लाठी मारो, बोलने लगी अरे डोंट वरी यार, यू आर माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दोस्त है मेरा, 2 लाठी से क्या होता है। लेकिन अगर उसने धोखा दे दिया, वो सोचे, भूल जाएगा कि 25 साल से दोस्त है मेरा, पेटवा दबोच देगा। तो उसने ऐसे प्रण लिया है कि पहले बीवी को खत्म करूंगा, फिर उसके बॉयफ्रेंड को। बॉयफ्रेंड भाग रहा है गली में, बचाओ बचाओ, इतने में पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन फोन गया कि साहब बीवी को निपटा दिया उसने, अब बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहा है। पुलिस तुरंत आके उसको अरेस्ट कर लेगा, नहीं करेगा तो बॉयफ्रेंड वही कोर्ट चला जाएगा उसी के पास। तो प्रिवेंट अनदर ऑफेंस, दूसरा ऑफेंस रोकने के लिए एविडेंस टैंपर ना हो, ये सारे कारण हैं। ठीक है, अब इसके आगे भी ग्राउंड्स है, पूर्ण 13 ग्राउंड्स। मैंने तो आपको कितने ग्राउंड्स बताए? ये 2 है ना। तीसरा ग्राउंड है कि जैसे कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है 82 में? तीसरा वाला ग्राउंड यही है ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब जिसको सराइत यानी कि गुनहगार घोषित किया गया है कि ये भगोड़ा है, भगोड़ा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे घोषित किया जाता है, उसका तरीका। ये नितिन फोन क्यों कर रहा है? भगोड़ा यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब भगोड़ा होता है सेक्शन 82 में। पहले कोर्ट ने उसको समन्स दिया, नहीं आया, वारंट दिया, अवेलेबल नहीं आया, नॉन अवेलेबल वारंट दिया तो भी नहीं आता है, मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या करेंगे? हम उसको प्रोक्लेम को घोषित कर देंगे। सेक्शन 82 में उसका तरीका बताया है ना। सेक्शन 82 जब आएगा तब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पढ़ेंगे हम। एक तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है, ठीक है। या फिर किसी के पास पोजीशन में कुछ ऐसी चीज मिल गई, अ पर्सन, पुलिस अधिकारी, पुलिस वाल्याला कंटाळे, समजू लागले का नाही समजू लागले? ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं। पुलिस वाला एक कधी कधी बिना वॉरंट पुलिस वाला कधी कधी अरेस्ट करेल म्हणून सांगू लागलो मी तुम्हाला। वेल पोलीस, दीज आर द ग्राउंड्स।
किस आधार पर पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकता है? ग्राउंड्स, सेक्शन 41 में सारे ग्राउंड्स दिए हैं। किस आधार पर कर सकता है? एक तो उसके हाजिरी में गुनाह कर दिया, या फिर उसको सस्पेशन मिल रहा है, या रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसने गुनाह किया है, उसको पकड़ना जरूरी है, नहीं किया तो दूसरा गुनाह कर देगा, भाग जाएगा, एविडेंस टैंपर कर देगा, एविडेंस डिसअपियर कर देगा, या फिर बहुत जरूरी है कोर्ट के सामने उसको पेश करना है, पकड़ना जरूरी है, इसलिए उसको अरेस्ट कर दिया बगैर वारंट के। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है भगोड़ा, कोर्ट ने उसको, देखिए आपने रेलवे स्थानक, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, यहाँ पे देखा होगा आपने, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस में देखा होगा, वांटेड लिखा होता है ना, वांटेड। जिस व्यक्ति का फोटो छपा है और नीचे वांटेड लिखा है, आप समझ लीजिए ही इज एन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। पुलिस वाले जब तक वो आदमी मिलता नहीं, जो अक्यूज्ड है, जो मिलता नहीं, जिसको कोर्ट ने समन्स दिया फिर भी नहीं आया, बेल लेकर के जो भागा मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको फुल गारंटी की सजा हो जाएगा, है ना, बेल लिया और भाग गया, तो समन्स दिया कोर्ट ने नहीं आया, बेलेबल वारंट दिया नहीं आया, वारंट नॉन बेलेबल जारी कर दिया एनबीडब्ल्यू फिर भी नहीं आ रहा, तो अब कोर्ट के पास क्या है? घोषणा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम कर देगा कोर्ट उसको कि क्या, कि ये इस केस नंबर में ये अक्यूज नंबर 5 है, और या फिर अक्यूज नंबर 1, 2, 3 जो भी है, ये इस तारीख को 1 महीने के अंदर अंदर इस कोर्ट में इतने बजे अगर हाजिर नहीं होता है, तो जिस किस व्यक्ति को ये दिखाई पड़े वो पकड़कर अगर पुलिस में या कोर्ट में जमा करेगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ही इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा है। वांटेड भी लिखा, रेलवे स्टेशन पे चिपकाया और फोटो समेत, वांटेड, पाइजे। वांटेड के लिए क्या वारंट की जरूरत है? पुलिस वाले को दिख गया, ऐसे दिखा के अरेस्ट कर देगा बगैर वारंट, क्योंकि वो भगोड़ा। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पोजीशन में बहुत सारा माल है, यानी कि बहुत सारी चीजें है, माल बोल रहा हूं, माल का मतलब यहाँ चीजें है, चाहे वो पैसा हो, पैसा नहीं बोला है मैंने जानबूझ, गुड्स, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है? यही क्लॉज है डी, स्टोलन प्रॉपर्टी। अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टोलन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको सेक्शन 410 इंडियन पिनल कोड में दिया है। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एक तो वो प्रॉपर्टी चोरी की है, थेफ्ट, या फिर उस प्रॉपर्टी के मामले में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर वो एक्सटॉर्शन से पाई गई है, एक्सटॉर्शन, कुछ पोजीशन, एक्सटॉर्शन। पढ़ लीजिए एक बार 402C। प्रॉपर्टी द पोजीशन वेयरऑफ has been transferred theft, extortion, robbery and property which has been criminally misappropriated, misappropriation or in respect of which criminal breach of trust has been committed। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो बेहतर होगा, जिसके मामले में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एखाद्या संपत्तीचा ताबा चोरी करून किंवा एक्सटॉर्शन करून किंवा रॉबरी करून, आता हे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी काय आहे? थेफ्ट इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ठीक है। एवरी रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी करके पाया गया है, या फिर जिसके मामले में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया गया है, मिसअप्रोप्रिएशन, ये आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा ना, अप्रोप्रिएशन करके पाया है, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी पाई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी म्हणजे तुमच्याकडे जर का रोज तुम्ही मोबाईल घेऊन जाता खिशामध्ये, विच इज प्रॉपर्टी, पेन है आपके पास, बैग कॉलेज का लेकर के आप जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी पुलिस वाले ने कभी रोका नहीं है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि बीवी की साड़ियां उसमें है, अगर पुलिस वाले को शक हो जाता है कि बहुत हेवी कोई बैग आप उठाकर लेके जा रहे हैं, तो पुलिस वाले को लग सकता है। अभी देखिए, मेरे जैसे भंगार कपड़े पहन के आदमी अगर कोई हीरे का चेन पहन के जा रहा है, हीरे का अंगूठी, 5 उंगलियों में मैं हीरे की अंगूठी पहन के जा रहा हूँ, ये ऐसे कपड़े हैं मेरे, ये कई फटे पुराने कपड़े पहन के मैं जा रहा हूँ, तो पुलिस वाले को तो लगेगा ना कि यार इसके पास ये आया कहाँ से, औकात से ज्यादा हो गया इसके पास।
लगेगा कि नहीं? तो पुलिस वाला पूछ लेगा कि ये कहां से आया भाई तेरे पास। एक तो उसने चोरी किया हो, या फिर एक्सटॉर्शन किया हो, किसी को मार के छीन लाया हो, या फिर किसी को प्रॉपर्टी छीन के उसको मार के भागा हो, या फिर रास्ते पे पड़ा मिला होगा। मिस अप्रोप्रिएशन, या फिर किसी ने उसको भरोसे से दिया, धोखा करके भाग गया, तो अरेस्ट कर लो उसको बगैर वारंट। ठीक है, इसके आगे अगर कोई डिजर्टर है फ्रॉम आर्मी से भाग गया, आगे वाला क्लॉज क्या है? कितने हो गए अभी? 4। हाँ, पुलिस अगर पुलिस अधिकारी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकना। एक आधा पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर ले, इफ सम पुलिस ऑफिसर्स, 2-4 लोग पुलिस अधिकारी किसी मर्डरर को पकड़ने के लिए गए हैं और आप वहां दादागिरी कर रहे हैं कि मैं इस गली का नेता हूं, मैं बीजेपी का लीडर हूं, कांग्रेस पार्टी में मेरा अध्यक्ष पद है, ये है वो है, मैं मंत्री से पहचान है मेरी, हाथ मत लगाइए, आप बाजू में हो जाइए। पुलिस वाले को आप अगर ज्ञान दे रहे हैं तो पुलिस वाले आपको ऐसा ज्ञान दे देंगे। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकना। आप बोलिए, आप ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वकील साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमको ये हवा लग जाता है कि आई एम एन एडवोकेट, जलवा है हमारा, और आप बोलते पुलिस वाले को रुक जाओ, जानते नहीं हाईकोर्ट प्रैक्टिशनर वकील हूं मैं। आप उनके बीच में मत जाइए, नहीं तो आपको भी दबोच लेंगे इस क्लॉज में। पढ़ो इसको पूरा पढ़ो। उसका काम करने से पुलिस अधिकारी को कि कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो उसको भी बगैर वारंट वो अरेस्ट करके ससुराल पुलिस थाने ले जाएगा। सेक्शन 41E, अरे बाप रे, कौन सा है ये सेक्शन? अभी तक कहां थे आप? क्लॉज ई है 41E, क्लॉज ई पढ़िए, क्लॉज ई। Police officer while in the execution of his duty or टू ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट शब्द का मतलब होता है रोकना। अरे रुक जाओ, हाथ नहीं लगाना पुलिस वाले को, दूर से बात करो, आप जितना बोलना है बोलो। उसको हाथ लगाया आपने वर्दी पर, खत्म, आपको भी पकड़ के ले जाए। ठीक है, इसके आगे आर्मी से डिजर्टेड है, या फिर वो अगेंस्ट हुम रिक्विजिशन हैज बीन मेड। रिक्विजिशन हैज बीन मेड का मतलब होता है कि किसी भी मामले में, किसी भी केस में अगर वो कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति की जरूरत है ना, रिक्विजिशन हैज बीन मेड। जैसे एनआईए ने जारी कर दिया कि ये आइडेंटिफाइड है, या फिर कोई एटीएस ने जारी कर दिया कि ये लोग हैं जिनको पकड़ना जरूरी है। रिक्विजिशन का मतलब होता है सरकार ने रिक्वायरमेंट की है कि ये लोग चाहिए, या जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में यूएपीए या रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, यूएपीए, ऐसे केसेस में, अशा केसेस मध्ये ज्यांची गरज आहे रिक्विजिशन हो गई। इतने हैं, कोई और बचा? एक्स्ट्राडिशन। हाँ, एक्स्ट्राडिशन में अच्छा एक लंबा थोड़ा लेंदी क्लॉज भी उसमें दिया है। एक लेंदी क्लॉज है, FG के करीब होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री में कोई ऑफेंस करता है, वहां शब्द इस्तेमाल हुआ है एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ इट वुड हैव बीन कमिटेड इन इंडिया शैल बी पनिश्ड। या फिर इंडिया में अगर वो गुनाह करता, यहां सिर्फ एनी ऑफेंस बोला है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल नहीं बोला है, समझिए बात को। भारत के बाहर जाकर अगर कोई भी ऑफेंस करता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, और वही ऑफेंस उसने अगर इंडिया में किया होता तो वो सजा के पात्र होता, सजा के लायक होता। तो पुलिस अधिकारी जहां पे वो उतरेगा, जिस पोर्ट पे या जिस हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट पे उतरेगा, या जहाज से अगर आया है, अमेरिका में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, लताड़ा, उसको बोला कि बहुत ज्यादा गोरा दिखता है तो मैं तो तेरे से काला हूं, और उसके बाल नोच लिए कि लंबे लंबे बाल क्यों रखा है, संजय दत्त का अपमान करता है, और इंडिया में आ गया। वहीं से प्लेन पकड़ के प्लेन में बैठा, इंडिया में आ गया। उन्होंने पुलिस वालों ने उधर से इंटरपोल ने बताया कि देखो ये व्यक्ति है, इसका फोटो, इसने हमारे यहाँ के एक कारपोरेटर को मारा है।
पकड़ लो उसको। तो यहाँ स्वागत में खड़े हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पुलिस अधिकारी, उसको उतरने भी नहीं दिया, दबोच दिया उसको। वो बोल रहा है कह रहे मैंने क्या किया इंडिया में, तो कुछ नहीं किया मैंने, अभी अभी तो उतरा हूँ इंडिया में। इंडिया में नहीं, अमेरिका में किया है। ठीक है, ये वाला क्लॉज पूरा पढ़ो। Who has been concerned against whom a reasonable complaint has been made, or critical information has been received, हाँ, or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which is committed in आउट ऑफ इंडिया, which is committed in India, अगर वो इंडिया में करता तो इफ कमिटेड इन इंडिया would have been punished. ठीक है, कोई भी ऑफेंस बोला है, यहाँ कॉग्निजेबल नहीं बोला है। कोई भी ऑफेंस, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल। ऑल राइट, और कोई ग्राउंड बचा? एक ग्राउंड 42 में भी है, 42 में है विदाउट वारंट। ग्राउंड्स में से एक 42 में भी ग्राउंड है। कौन सा 42 में है? कि अगर आप रात को मूवी देख करके घर जा रहे हैं, समझिए बात को, छोटी छोटी चीजें होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। सर, अगर उस कंट्री का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है हमारे साथ, तो भी हमें, हमारा व्यक्ति है वो, इंडियन सिटीजन है वो एक्स्ट्राडिशन को बुला रहे हैं उधर से उसको, तो ऐसा तो कहीं कंप्लेंट भी नहीं है ब्रिटिश में आप। देखिए मैं ना आपको जितना सिंपल बताता हूँ उसको उतना आप ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैंने बताया कि एक औरंगाबाद का व्यक्ति अमेरिका चला गया, अमेरिका में उसने उस व्यक्ति को मारा और वापस इंडिया आ गया। ये यहाँ अमेरिका है, वापस इंडिया आ गया, तो यहाँ हम उसको पकड़ लेंगे क्योंकि ये एक इंडियन है। अब इसको अरेस्ट करने की बात हो रही है, उसके आगे क्या होगा? अमेरिकन बोलेंगे कि उसको हमको हैंड ओवर करो, वो बाद में देख लेंगे ना। यहाँ अरेस्ट करने का एक ग्राउंड ये भी है कि उसने यहाँ जो ऑफेंस किया है अमेरिका में, अगर वो इंडिया में करता तो इंडिया में भी पनिशेबल होता, तो बस उसको अरेस्ट कर लो। आगे क्या करना है उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में अगर अमेरिका मांगती है तो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, नहीं तो एक्स्ट्राडिशन में ये भी प्रोविजन होता है कि आपके देखिए एक कॉर्पोरेटर मारने का आपके अमेरिका में क्या सजा है, उन्होंने बोल दिया कि 3 साल का सजा है, ठीक है हमारे यहाँ भी 3 साल का सजा हम इसको दे देंगे, डोंट वरी। अगर दोषी पाया जाता है, एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये बोलते हैं एक तो इसको 3 साल का सजा सुनाइए, नहीं तो हमारे पास दे दीजिए, हम देख लेंगे ही इज आर अक्यूज्ड, हमारा अक्यूज्ड। वहीं पर अरेस्ट करते तो वो उधर ही वहां पर इस अमेरिका में ही अगर अरेस्ट कर लिया तो इंडिया वाले मांग सकते हैं कि आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए बिकॉज ही इज इंडियन सिटीजन। वहां पर तो सजा हो सकता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब दोनों तरफ है, समझिए बात। एक्स्ट्राडिशन का मतलब दोनों तरफ होता है, एक तो इधर से उधर, उधर से इधर। मगर सर कुछ ऑफिस ऐसे जो कि अमेरिका में नहीं है वो और इंडिया में है, इसीलिए ये क्लॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अमेरिका में अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, आप टिकट बुक ना करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अमेरिका में दूसरे की बीवी के साथ ताल्लुक रखना कोई ऑफेंस नहीं है, वहां तो ये चलता है, आम बात है। इंडिया में अभी किया है एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स भी नहीं है उधर। यहाँ पर तो डिवोर्स का ग्राउंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया में अभी रिसेंटली आया है। लेकिन आप सोचिए भी मत, गुनाह नहीं 100 गुनाह है, एक गुनाह है। वो तो किताब में से हटाया हमने, आईपीसी में से हटा दिया कि एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन देखिए आप जैसे कोई बहुत बड़ा कांड कर दिए, देख लिया आपने गलत आपकी, अडल्ट्री में रहता है। अमेरिका में ये सब आम बातें हैं, चलता रहता है, टिकट बुक ना करो। लेकिन अगर इधर आया इंडिया में, तो दूसरा शादी करना अमेरिका में गुनाह नहीं, यहां पर गुनाह है। ये इसीलिए क्या बोला है उसने, इफ इट वुड हैव कमिटेड इन इंडिया पनिशेबल, तो सजा हो सकती थी, जो कि वहां पर सजा नहीं है। वहां पर तो सजा है नहीं। यहां पर सजा है, तो उसको वहाँ क्या किया है उसने, इनको क्या पता चलेगा फिर? हाँ, वहां पे उसने क्या किया है, यही तो एक्स्ट्राडिशन वाली बातें हो रही है ना। वो बताएंगे
अगर पता नहीं चलता है, आप पहले वाले क्लास में नहीं थे, चोर कब चोर है? जब पकड़ा गया, जब चोरी किया मालूम हुआ, नहीं तो नहीं। उसने उधर क्या किया है अगर किसी को पता नहीं लगा है तो सिर्फ वही जान सकता है, ऊपर वाला। इसलिए ऑफेंस भी नहीं है। जब मालूम पड़ा, इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जब मिली है तभी पकड़ेंगे ना। ठीक है, ऑलराइट। अभी कोई क्लॉज बचा, 42 में एक क्लॉज है, अगर आप पुलिस अधिकारी द्वारा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ या पता आता पूछने पर उसको बोलते गए तो अपना काम कर, ड्यूटी कर ले, हम मूवी देखने गए थे, अभी मूवी देख के आ रहे हैं, दबंग। 42 में लिखा हुआ है। कोई ग्राउंड है 41 में भी बचा है क्या? कोई ग्राउंड? डिजर्टेड आर्मी, मतलब आर्मी से भी भाग गया, आया कोई। ऐसे देखा जाए तो आर्मी लोगों को प्रोटेक्शन है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट आर्मी ऑफिशियल्स, बट आर्मी छोड़कर भाग आया, डिजर्टेड आर्मी, वो भी भगोड़ा ही है, उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, कोई 41 में कोई और क्लॉज बचा? रिक्विजिशन वाला बताया ना मैंने आपको, किसी भी मामले को अगर जरूरी है, रिक्वायर्ड है, रिक्विजिशन मतलब रिक्वायर्ड, वांटेड मतलब ऑर्डिनरी केस में होगा, लेकिन रिक्विजिशन ऐसा किया गया कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन कर सकता है, कोई गुनाह नहीं है। ऊपर वाले में इसमें क्या फर्क है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में और रिक्विजिशन में क्या फर्क है? रिक्विजिशन बगैर कोई ऑफेंस किए हुए भी उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, जैसे करने जा रहा है, यूएपीए सारख्या कायद्यामध्ये, यूएपीए कायदा काय असतो? यूएपीए क्या है, या फिर एनएसए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा। कोई बहुत बड़ा गुनाह करने वाला है, किया नहीं है, वो डायरेक्शन देंगे इनको, फिर ये सरकार ने अगर उसका रिक्विजिशन दिया है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, देखो इन व्यक्तियों को पकड़ के रखो ताकि आगे ऑफेंस ना कर सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जैसे काम होता है उसमें रिक्विजिशन आया है। ठीक है, the first clause is who commits in the presence of police officer हाँ। a cognizable offense। हाँ तो उसका एफआईआर कौन लिखेगा? हाँ, उसको बाद में पकड़ के ले जाएगा, फिर खुद पुलिस ऑफिसर एफआईआर कर देगा। वो एविडेंस भी खुद ही देगा? हाँ, एविडेंस खुद देगा। पुलिस ऑफिसर? मैंने आपको इन्फॉर्मेंट की डेफिनेशन क्यों पढ़ाई थी? एवरी पर्सन, कोई भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। जब पुलिस के ऑफिसर में खुद उसके अरेस्ट कर रहा है तो वहां पे जब लिखा जाएगा तो वो एफआईआर लिखने वाला उसमें क्या मेंशन किया जाएगा? हमारे पुलिस अधिकारी ने बक्कल नंबर कामड़े XYZ अलेक्स अम्बिल डगे या फिर मैथ्यू कामड़े, किसने देखा? है कि नहीं? ठीक है, ऑलराइट। 41, 42, 41, 42, 42 में क्या है? आइडेंटिटी मांगने पर ना देने से आप चुपचाप आपका आई कार्ड दीजिए, नहीं तो रिक्वेस्ट कीजिए पुलिस वाले को, साहब मेरा सॉफ्ट कॉपी है, मोबाइल में है, मैंने आधार कार्ड साथ में नहीं लाया है, रात के 12 बजे टिकट गुम हो गया, बेटर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं भी पुलिस अधिकारी आपका एड्रेस पूछता है तो आप उसको मत बोलिए हम कहीं भी रहते हो, तुमको क्या लेना देना है, हमने कोई गुनाह किया है, आप क्यों पूछ रहे हो, पुलिस को क्या अपने घर के, हम नहीं डरते पुलिस वाले से, हम भी वकील है। चुपचाप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए, वरना विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, 42 पढ़िए, लास्ट 42 एक बार पढ़िए, 42। हाँ, अरेस्ट on refusal to give name and address, नाम और पता, हाँ दोनों देने से मना कर रहा है तो पुलिस किसी को भी बगैर वारंट के अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, पढ़ो, पूरा पढ़ो। Who is in presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be ऑनलाइन वाले भी पढ़े, आप, मैं जब इधर बोल रहा हूँ आप पढ़ो तो आप खुद पढ़ लीजिए। पहले मैं बताता हूँ फिर आपसे पढ़ाता हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए। मेरे बताने का कोई मतलब नहीं, मैं तो पहले से जानता हूँ, मैंने उसको 100 बार पढ़ा है, कम से कम 100 बार पढ़ा है मैंने 42। आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ा कीजिए, मैं जब बोल रहा हूँ पढ़ो।
ही मे बी अरेस्टेड। देखिए यहाँ पे ना एक शब्द इस्तेमाल किया है मे, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी को लगता है तो अरेस्ट कर लेगा, नहीं लगता है मे भी मतलब है। उसमें शाल नहीं बोला है कि अगर कोई एड्रेस और नाम देने से मना कर रहा है तो आप उसको तुरंत अरेस्ट कर लीजिए, ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है पुलिस वालों को। सिर्फ इतना बोला है कि अगर आप चाहते हैं तो उसको अरेस्ट कर लीजिए, पता मांगने पर नहीं दे रहा है, नाम मांगने पर नाम नहीं बता रहा है, तो चाहे तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक अरेस्ट हुआ है आज, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स? पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। आप चाहते हैं तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट और अरेस्ट हाउ मेड आज ही निपटा देंगे, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो कल इसके शुरुआत करेंगे, कल अरेस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, और कोई सवाल? देवियों, सज्जनों,